गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रेया है और मैं आज की इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पे जुड़े सभी पार्टिसिपेंट अभी केवल सेशन को सुन सकते हैं। इवेंट के दौरान आप चैट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल हमें सेंड करके सेलेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। आज का इवेंट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ मिस्टर देवांग शाह जी जुड़ चुके हैं। He is a co-head of fixed income at Axis Mutual Fund. His core responsibility includes managing top performance of all the funds and managing client relationship. He has been actively sourcing and investing strategy for fixed income mutual fund. मैं देवांग जी का स्वागत करना चाहूंगी और हमारे साथ निवेश टीम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च टीम मिस्टर आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि इस सेशन में मिस्टर देवांग जी से कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। As rightly quoted by Warren Buffett, never depend on a single income. Make investment to create a second source. जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटी इन फिक्स्ड इनकम के बारे में। आई एम श्योर आप सभी इस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो वक्त ना जाया करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर देवांग शाह जी से कि वो इस सेशन को आगे लेकर जाएं। ओवर टू यू मिस्टर देवांग जी। Thank you, Shreya. Thanks everyone for joining in. I think श्रेया ने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि हर एक एसेट क्लास आज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो कोविड के टाइम पे फेब मार्च 2020 में आई थिंक एक साल उसके बाद इक्विटी मार्केट ने बहुत बम्पर रिटर्न दिए थे, लेकिन लास्ट एक साल में इक्विटी मार्केट के रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैटिश जीरो रहे हैं। तो हर एक एसेट क्लास एक अपना इम्पोर्टेंट महत्व रखता है एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट में। और आज के माहौल में जहाँ पे फिक्स्ड इनकम में आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस है इन्वेस्टर के माइंड्स में। अगर आप देखेंगे तो आज इन्वेस्टर्स बहुत सारे डरे हुए हैं, बिकॉज लास्ट 6-8 महीने में यील्ड्स काफी बढ़ोतरी हुई है। वेयर इन अप्रैल मार्च 2022 अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिव रेट जो इंडिया में रेपो रेट कहा जाता है वो 335 पे था। रेपो रेट वाज 4%, रिवर्स रेपो जो ऑपरेटिव रेट था वो 335 पे था। वहां से आज हम लोग ऑलरेडी 6% रेपो रेट पे चले गए हैं। 590 इज द रेपो रेट एज पर आफ्टर द रेट हाइक मॉनेटरी पॉलिसी विच वाज हैपेंड 15 डेज बैक। सो अगर 250 से 300 बेसिस का एक्चुअल इंक्रीज इन रेट्स हुआ है, और खाली इंडिया में नहीं, ग्लोबली अगर आप सेंट्रल बैंक कोई भी सेंट्रल बैंक उठा लेंगे, आप यूएस फेड को देखिए, आप यूके गवर्नमेंट को देखिए, आप बीओई को देखिए, आप ईसीबी को देखिए, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन सारी सेंट्रल बैंक्स ने काफी रेट हाइक्स करे हैं इन द लास्ट 6 महीने में। और उसके हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स में बहुत सारी वोलेटिलिटी गई है, यील्ड्स काफी ऊपर गई है, और माहौल ऐसा है जहां पे बहुत वोलेटिलिटी रही है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स कि फिक्स्ड इनकम में अभी क्या करना चाहिए। आज आई थिंक जो बहुत बर्निंग क्वेश्चंस है जो इन्वेस्टर के माइंड में चल रहे हैं, इसके अगर यूएस 5% पे चला जाएगा तो इंडिया में क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन करेंसी, आईएनआर पे क्या होगा। और एक चीज जो बहुत वोलेटिलिटी क्रिएट कर चुकी है बॉन्ड मार्केट में वो है ऑयल प्राइसेस आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वॉर had gone to $140। तो मतलब वहां पे अगर आपका ऑयल का प्राइस इतना महंगा रहने वाला है, उसका इम्पैक्ट सीपीआई पे क्या रहेगा, आरबीआई क्या करेगा। तो आई थिंक इन सवालों के साथ और हमारा आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें फोकस क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्रो चल रहा है ग्लोबली और लोकली, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स पे उसका क्या प्रभाव रहेगा। सेकेंडली हमारे फंड्स में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या चेंज करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट वुड वी इन्वेस्ट इनटू फ्रॉम 3 ईयर 5 ईयर पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। और लास्टली इन्वेस्टर को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस मैक्रो क्या करना चाहिए। तो पहले तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि थीम जो मार्केट्स में है वो बहुत चेंज हो गई है। आज से अगर आप जैन फेब 2022 में
कोई भी फंड मैनेजर या किसी भी इकोनॉमिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट से बात करेंगे तो उनका थीम जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा था कि कोविड की अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, हमें पता नहीं है ग्रोथ का आउटलुक कैसा रहेगा, और इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब इन्फ्लेशन परमानेंट नहीं है, सप्लाई शॉक की वजह से इन्फ्लेशन लोकली ग्लोबली सब जगह पे इन्फ्लेशन की प्रिंट्स ऊपर आ रही है। यूक्रेन रशिया की क्राइसिस हुई, वॉर हुई और मार्केट का आउटलुक बहुत चेंज हो गया। मार्केट का थॉट प्रोसेस थीम जो चलने लगी वो थी कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा ग्लोबली, सप्लाई चेन्स और इम्पैक्ट होने लगी, कमोडिटीज का बहुत सारा सप्लाई कम हो गया। ऑयल जैसे मैंने आपको बताया वो बेसिक हम लोग बहुत रोज प्राइसेस देखते हैं तो हम लोग को पता है $140 हो गया। कमोडिटीज में फूड आइटम्स के काफी सप्लाई इम्पैक्ट हो गए। तो इस सब का रीजन की वजह से आई थिंक सीपीआई प्रिंट्स जो हेडलाइन सीपीआई होते हैं इन्फ्लेशन की प्रिंट्स वो काफी ऊपर आने लगी। हम इट इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आई थिंक कि यूएस की अगर आप प्रिंट्स सीपीआई प्रिंट्स देखेंगे 12 महीने तक लगातार इंडिया की इन्फ्लेशन के प्रिंट्स के ऊपर रहे। किसने लास्ट 20-25 साल में देखा होगा कि इंडिया की सीपीआई प्रिंट्स हैव बीन लोअर than US CPI prints for 12 consecutive months. So I think हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है और उसके हिसाब से अगर आप सेंट्रल बैंक्स की एक्शन देखेंगे, सेंट्रल बैंकर्स ने सारे जगह पे बहुत रेट हाइक्स करे हैं। अब आई थिंक फेड मूव फ्रॉम 0% नाउ दे आर टू 3%, 3.25। आई थिंक वो और इंक्रीज करेंगे, 75 बेसिस की रेट हाइक करेंगे नवंबर, 75 बेसिस की रेट हाइक करेंगे दिसंबर। फेड पहुंच जाएगा 4.5 के 5 के बीच में। इसका इंपैक्ट अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी देखेंगे तो इंडियन सेंट्रल बैंकर्स और सारे सेंट्रल बैंकर्स ग्लोबली ने 200 से 300 बेसिस में रेट इंक्रीज करे हैं इंक्रीमेंटली। ये तो पास्ट हुआ लास्ट 6 महीने में, और जो मार्केट की थीम जो चेंज हुई है उसके वजह से आई थिंक रेट्स अभी जो है माहौल में, और अगर आप देखेंगे मैक्रो क्या चल रहा है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया का मैक्रो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर कंजम्पशन पैटर्न देखिए आप, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हम लोग ट्रैक करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या रहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि जो ट्रेंड जो चल रही है वो कैसी चल रही है ग्रोथ साइकिल की। उसमें क्रेडिट ग्रोथ आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन आता है, टू व्हीलर सेल्स आता है, सीमेंट डिस्पैचेस आता है, बहुत सारे अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहते हैं। ट्रैवल कैसे हो रहा है, फ्रेट कैसे चल रहा है, एयर ट्रैवल कैसे चल रहा है, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिया में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो आई थिंक पीक ऑफ इन्फ्लेशन इज स्लाइटली बिहाइंड अस। इन्फ्लेशन की लास्ट 6-8 महीने की प्रिंट अबाउट 6.5-7% रही है। हमारी इन्फ्लेशन प्रिंट भी 8% टच करके आई है। आई थिंक नियर टर्म में इन्फ्लेशन की पीक इंडिया में आ गई है। नेक्स्ट 3 से 6 प्रिंट्स इन्फ्लेशन में काफी नीचे रहेगी, बिकॉज ऑयल भी एक लेवल पे एक स्टेबिलिटी ला रहा है। अगर आप देखेंगे ऑयल $90 से $100 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, उसकी प्राइसेस मूव हो रही है, बट वो $100 कन्वीनियंटली तोड़ नहीं पा रहा है। उसका रीजन है बिकॉज इतनी रेट हाइक्स होने के बाद ग्लोबली भी एक रिसेशन या स्लो डाउन का माहौल आएगा। दिस पेस ऑफ रेट हाइक्स व्हाट हैज हैपेंड, अगर आप देखेंगे लास्ट 3-6 महीने में ना ही खाली इंडियन आरबीआई ने करे हैं, फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, आप कोई भी सेंट्रल बैंक उठा लीजिए, सब लोग ने, ब्राजीलियन, टर्की, कोरिया, इंडोनेशिया, आप सेंट्रल बैंक एशियन ले लीजिए, आप सेंट्रल बैंक डेवलप मार्केट्स ले लीजिए, इमर्जिंग मार्केट्स ले लीजिए, समवेयर एवरीवेयर हैव मैसिवली हाइक रेट्स। तो जो हाइक बहुत फास्ट होता है तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से जो बहुत हाइक हो गई है, सेक्टर्स विच आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एक्चुअली स्टार्ट सीइंग अ मैसिव स्लो डाउन। तो स्लो डाउन इकोनॉमी में उसके लैग इफेक्ट से आता है। 6 से 9 महीने के बाद जनरली हम लोग ने ट्रेंड देखी है स्लो डाउन चालू होना। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर इंडिया की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल है, इन्फ्लेशन काफी पीक हो चुका है और मेरे हिसाब से नीचे का डायरेक्शन दिखाएगा। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक आरबीआई फोकस करेगा कि एक्सटर्नल सेक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, रुपये का दाम कैसे चल रहा है, बिकॉज करंट अकाउंट, हम लोग एक करंट अकाउंट डेफिसिट इकोनॉमी है जहां पे हम लोग को ऑयल के हिसाब से हमारा मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट काफी हाई रहता है। तो सेंट्रल बैंकर क्या फोकस करेगा कि सीपीआई की ट्रेंड कैसी रह रही है, एक्सटर्नल सेक्टर कैसे रह रहा है, और उसके हिसाब से रेट हाइक का पाथ रहेगा।
अभी आप प्राइस करेंगे तो 6% रेपो रेट हो चुका है हमारे हिसाब से। दिसंबर में भी 25 से 35 बेसिस का रेट हाइक आएगा। फरवरी 2023 में भी एक रेट हाइक आ सकता है। तो हमें लग रहा है इन दिस साइकिल, जहां पे हम लोग ने 335 से रेट हाइक्स चालू करे, 4% पे रेपो थे, हम लोग 6.5 पौने 7 के बीच में तक रेपो हाइक्स के लिए जाएंगे। मेरा पर्सनल व्यू है 6.5 के ऊपर रेपो रेट हाइक्स नहीं होंगे। आज मार्केट में पूरा कर्व फिक्स्ड इनकम का, आप 3 महीने के एसेट ले लीजिए, 6 महीने के ले लीजिए, 1 साल के ले लीजिए, 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड जीसेक ले लीजिए, 5 साल का ले लीजिए। आई थिंक अक्रॉस द कर्व रेपो रेट हाइक्स जो प्राइस इन हो चुके हैं वो मोटा मोटी 6.5 तक प्राइस इन हो चुके हैं। तो हमें यहाँ से लग रहा है कि पहले तो वोलेटिलिटी जो लास्ट 6 महीने में फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में आई है वो काफी आई है, लेकिन इंक्रीमेंटली यहाँ से आई थिंक बहुत अच्छे लेवल्स हो चुके हैं फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टार्ट डिप्लॉइंग इन कैटेगरी ऑफ फंड्स डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक है तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स, अगर आपका मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक है तो आपको अदर कैटेगरी ऑफ फंड्स है। लेकिन इंडिया में अगर 7.5 का रेट आ गया है, 1 साल की अगर आप सीडी देखेंगे तो एफडी की बहुत बड़ी सब्स्टिट्यूट रहती है। 1 साल की सीडी मार्केट में भी 7.5 पे डील हो रही है, 2-3 साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड 7.75 पे डील हो रहे हैं। अगर आप अक्रॉस द कर्व इन्वेस्टमेंट देखिए और 3 महीने के ऐसे 60% पे आ गए हैं, तो 7 से 7.75 के बीच में 1 से 3 साल का कर्व है इवन, और 10 साल का कर्व बहुत फ्लैट हो गया है। यील्ड कर्व इंडिया में बहुत फ्लैट हो गया है, जो ट्रेडिशनली फ्लैट ही रहता है। हमारा यील्ड कर्व इन इंडिया हैज ऑलवेज रिमेन फ्लैट। द रीजन बीइंग हम लिक्विडिटी डेफिसिट इकोनॉमी में चलाते हैं और उसके वजह से यील्ड कर्व इन इंडिया फ्लैट ही रहता है। कोविड ही एक टाइम फ्रेम था, 2019, 20, 21 ये 3 ही साल थे और पार्ट ऑफ 22 जहां पे हम लोग ने बहुत लिक्विडिटी इंड्यूस करी थी। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में बहुत लिक्विडिटी इंड्यूस करी थी। आपने आई थिंक सब लोग ने याद रहेगा, एलटीआरओस करे थे, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, सीआरआर कट करे थे, जी सैप करके एक जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम चालू करा था। तो आरबीआई ने बहुत सारी लिक्विडिटी इंड्यूस करी थी सिस्टम में, जिसकी वजह से द कर्व हैड एक्चुअली स्टीपन्ड। 1 साल 4% पे, 10 साल 6.5% पे, 250 बेसिस का स्प्रेड होता था 6 महीने पहले तक। With all the repo rate hikes, the curve in India has massively flattened. जो फिक्स्ड इनकम कर्व होता है, 1 साल का पॉइंट, अभी मैंने आपको समझाया, 1 साल का पॉइंट टी बिल है और सीडी है। टी बिल 7, 7.25 पे है, सीडी 7.5 पे है, और 10 साल का जीसेक 7.5 पे है, और 10 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड 7.75 पे है। तो अगर आप स्प्रेड देखेंगे 1 और 10 साल के बीच में, वो 25 से 50 बेसिस हो गया है, जो अप्रैल 2022 में 200 बेसिस था। सो कर्व इन इंडिया हैज मैसिवली फ्लैटेंड। हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से विद सच मैसिव कर्व फ्लैटनिंग, अगर आप इन्वेस्टमेंट और एब्सोल्यूट यील्ड्स जहां पे रेपो रेट हाइक्स ऑफ 6.5 प्राइस इन कर रहे हैं, और बहुत सारी ग्लोबल वीकनेस ऑन ग्रोथ इज नॉट स्टिल प्राइस्ड इन। ऑल्सो बहुत सारी हॉकिशनेस ऑफ फेड इज प्राइस्ड इन, बहुत सारी हॉकिशनेस ऑफ अदर सेंट्रल बैंक्स इज प्राइस्ड इन। अगर आप फेड का भी देखेंगे तो फेड डॉट प्लॉट देता है, जैसे इंडिया में हम लोग गाइडेंस देते हैं समवेयर डाउन द लाइन। आरबीआई इज नॉट वेरी कम्युनिकेटिव ऑन गाइडेंस, वो गाइडेंस फ्यूचर गाइडेंस रेट हाइक पे देता नहीं है, लेकिन फेड एक फेड का डॉट प्लॉट बनाता है कि उनके हिसाब से रेट हाइक्स कैसे रहेंगे। फेड का डॉट प्लॉट बताता है कि दिसंबर 22 तक वो 4.5 पे पहुंच जाएंगे और प्रोबेबली 4.5 से 5 के बीच में फेड रेट रहेगा। तो when we are pricing or entering into Indian fixed income markets, we are pricing in a lot of hawkishness of Fed. We are pricing in lot of worry about currency. We are actually pricing and investing when 300 basis of sell-off has happened in the short end of the space, और 50 से 70 बेसिस का सेल ऑफ happened in the long bonds. 70 बेसिस मतलब 0.07% और 300 बेसिस मतलब 3%। 3% की सेल ऑफ हुई है इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 1 साल के सेगमेंट में, 2 साल के सेगमेंट में, 3 साल के सेगमेंट में इन द लास्ट 6 months. So a lot of negative news is already priced in. A lot of future rate hikes of India, which is 50 to 75 basis, and Fed of 150 basis is also priced in. 1.5% का फेड रेट हाइक, 50 से 75 बेसिस का इंडिया रेट हाइक, ये सारा भी प्राइस इन हो चुका है।
हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये सारी बेरिशनेस हॉकिशनेस के बाद इन्वेस्टर आउटलुक और एक चीज पे डिपेंड करता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट में क्या होना चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है इतनी फास्ट पेस ऑफ रेट हाइक जब भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स करते हैं, वी स्टार्ट सीइंग अ स्लो डाउन। इंडिया में स्लो डाउन शायद थोड़ा लैग्ड रहेगा, बिकॉज हम लोग ने इतनी हाइक करी नहीं है, हम लोग ने 200 बेसिस ही रेट हाइक करी है। अगर आप देखेंगे हम लोग 3 से 6 गए हैं, बट अगर फेड का टारगेट देखें हम लोग वो 0 से 300 और 4.5-5 तक जाएगा। तो डेवलप मार्केट्स में स्लो डाउन पहले आएगा, नेक्स्ट 6-8 महीने में डेवलप मार्केट्स में स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा, इंडिया में स्लो डाउन प्रोबेबली लेट आएगा। हम लोग रेट हाइक्स भी कम करेंगे, बट रेट कट्स भी थोड़ा डिलेड होगा। इंडिया में रेट कट नहीं होगा, पहले डेवलप मार्केट्स लाइक फेड, बीओई, ईसीबी, ये लोग सब पहले रेट कट्स करेंगे, इंडिया में रेट कट्स देरी से आएंगे। तो इस माहौल में जहां पे नियर टर्म बहुत बेरिशनेस हॉकिशनेस ऑफ सेंट्रल बैंकर्स इज प्राइस्ड इन, कर्व पूरा फ्लैट हो चुका है, 300 बेसिस रेट हाइक हो चुके हैं, प्लस ग्लोबल मंदी काफी प्राइस इन हो चुकी है, और फ्यूचर आउटलुक जहां पे हम लोग डेवलप मार्केट्स का स्लो डाउन देख रहे हैं, इंडिया में आई वुड से इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स मिक्स्ड आउटलुक रहेगा ऑन ग्रोथ। इन्फ्लेशन will taper off from 7% but will remain around 5.5 to 6% for most part of next year. In that context, what we believe is कि इन्वेस्टर को डिपेंडिंग ऑन देयर इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगर 1 साल तक का पैसा है, जैसे हमने हमारे फंड्स में अभी स्ट्रेटेजी क्या कर दी है, 1 से 3 साल वाला सेगमेंट जो 7 से 7.5 के बीच में अवेलेबल है, दैट इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर अस एंड फॉर इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज पर अस। द लॉजिक बीइंग कि अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बाकी है, जैसे अगर रशिया वापस और यूक्रेन के साथ बखेड़ा खड़ा करता है और क्रूड प्राइसेस वोलेटाइल हो जाती है, आपका करेंसी बहुत डेप्रिशिएट करने लग जाता है। इसी आईएनआर करंट 83 हो गया है, रोज हेडलाइन बनती है कि आईएनआर हैज डन, वी हैव सीन लॉट ऑफ डेप्रिसिएशन इन करेंसी एंड पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग दिस सिनेरियो विद 2013-14। मेरे हिसाब से ये सारा सिर्फ न्यूज हेडलाइंस है। 2013-14 was a very different scenario. इंडिया तभी आईसीयू में था, बिकॉज अगर आप ग्रोथ साइकिल देखेंगे, आप इकोनॉमिक फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे और अपने एक्सटर्नल सेक्टर देखेंगे, रिजर्व्स, सारी चीज में हम लोग रेड थे, वी वर ऑल वेरी वेरी वीक। आज हमारे एक्सटर्नल सेक्टर काफी स्ट्रांग है, हमारे पास हम लोग ने 50 बिलियन रिजर्व यूटिलाइज करे हैं, 50 बिलियन मार्क टू मार्केट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारा रिजर्व 530 बिलियन पे है। दूसरी चीज, हमारा ग्रोथ आउटलुक इज बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इन द नियर टर्म ग्रोथ आउटलुक हमको कम नहीं लग रहा है, हमारा ग्रोथ आउटलुक इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक देयर इज अ मैसेज कि हमारा आवाज टूट रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनंत, यू कैन हियर माय वॉइस? या लाउड एंड क्लियर। ओके, सो हमारा ग्रोथ आउटलुक थोड़ा खराब नहीं है, इनफैक्ट इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्रोथ की चिंता आरबीआई को भी नहीं है, आरबीआई इन्फ्लेशन फोकस करेगा, आरबीआई एक्सटर्नल सेक्टर फोकस करेगा, और इसीलिए हमको नहीं लगता है कि वी विल सी बिग करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को नोट करने के लिए कि करेंसी इज रिलेटिव। जैसे ग्रोथ आउटलुक है वो एब्सोल्यूट होता है एक देश के लिए, इन्फ्लेशन आउटलुक है वो एब्सोल्यूट होता है एक देश के लिए, एक्सटर्नल सेक्टर है वो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन करेंसी है वो रिलेटिव है। डॉलर के साथ हमारी पेग हो जाती है, यूरो के साथ हमारी पेग हो जाती है, पाउंड के साथ हमारी पेग हो जाती है। तो रिलेटिवली एवरी अदर इकोनॉमी एक्सेप्ट फॉर यूएस इज वीकनिंग। जब सारी इकोनॉमीज डेप्रिशिएट होती है और करेंसी डेप्रिशिएट होती है और इंडिया भी डेप्रिशिएट होती है, उसमें कोई क्राइसिस नहीं होगी। इनफैक्ट हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करेंगे तो अपनी करेंसी बहुत सारी एप्रिशिएटेड हो जाएगी और पैसा कम आएगा इंडिया में। अगर बहुत डेप्रिशिएट हो गई, अगर इंडियन करेंसी अकेले ही डेप्रिशिएट होती है तब जाके दिक्कत होती है। 2013-14 में INR went from 40 to 65, which is 35-40% depreciation in 6 months, and rest of the world depreciation was 5-10%. That is when we had to actually go through a crisis. तो मुझे एक्चुअली इंडिया अभी आईसीयू में या क्राइसिस जोन में नहीं लगती है, मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट 6 महीने में भी ऐसे कुछ होने वाला है। ग्लोबल में हो सकता है, लोकल में नहीं लगता है, और इसके लिए हमारा पर्सपेक्टिव है कि आरबीआई एक लेवल पे 6.5 पौने 7 पे रुक जाएगा,
मोस्ट पार्ट इन इंडिया इज प्राइसिंग दैट रेट हाइक्स, तो हमको यहाँ से ज्यादा मंदी दिखती नहीं है। थोड़े टाइम के लिए वोलेटिलिटी रहेगी 3 महीने तक, बट एब्सोल्यूट रिटर्न फ्रॉम हियर। सी इंडिया में आई एम श्योर आप लोग सब बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर चुके हैं, करते हैं और कर चुके हैं। आपको समझ में आएगा कि जब एफडी रेट इंडिया में 7.5 पहुंच जाता है, दिस इज द टाइम टू एंटर इन इंडिया इन डेट मार्केट। और वही एफडी रेट अगर 5% पे हो जाता है तो बाहर निकल जाना चाहिए और अपना पैसा दूसरे एसेट क्लासेस में लगाना चाहिए। हम लोग वापस 7.5 पे पहुंच गए हैं। लास्ट 2 साल तक हमारे रेट्स 5-5.5% पे थे, इसके लिए डेट मार्केट ने जो रिटर्न दिए हैं वो काफी कमजोर थे, वो सबड्यूड रिटर्न्स थे। अगर इंक्रीमेंटली फ्रॉम हियर 6 महीने की वोलेटिलिटी बाजू में रखते हैं, लास्ट 2 साल के रिटर्न्स, बिकॉज कोविड के बाद जो तेजी हुई थी बाजार में फिक्स्ड इनकम मार्केट में, 3 महीने में सारे रिटर्न्स आ गए थे। जून 2020 से अप्रैल 2022 फॉर 22 मंथ्स फिक्स्ड इनकम मार्केट्स की रेंज एक बहुत लो सबड्यूड इंटरेस्ट रेट साइकिल थी। तो उसके हिसाब से इंक्रीमेंटली व्हाट इन्वेस्टर्स शुड डू, आई थिंक जिनका इन्वेस्टमेंट आउटलुक 1 साल तक का है, उनको वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स लाइक मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इन्वेस्टर का आउटलुक 1 से 3 साल का है, उनको टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, जो पैसिव इन्वेस्टर है जिनको बस इन्वेस्ट करके आराम से नींद सो जाना है, उनको टारगेट मैच्योरिटी फंड्स टारगेट करने चाहिए। जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है लेकिन एक्टिव फंड मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट डेट, बैंकिंग, पीएसयू, ये सारे वर्ड्स और कैटेगरीज है, मोटा मोटी सारे कैटेगरी सेम तरीके से रन करते हैं, वेरी ट्रिपल ए बायस ओरिएंटेड फंड्स। सो 1 से 3 साल का आउटलुक, शॉर्ट टर्म फंड्स, बिलो 1 ईयर मनी मार्केट कैटेगरी। अगर किसी का बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जिसको टैक्स फ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, सब्सिट्यूट चाहिए, उनको 6-8 साल के जीसेक रोल डाउन फंड्स 2030-32 बैंड आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर इन्वेस्टर जिनका आउटलुक 5 साल एंड बियॉन्ड है। सो हमारा अंडरस्टैंडिंग है लास्ट 2 साल मार्केट्स के रेट्स कम रहे थे। एज आई एक्सप्लेन, 4.5 में इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है एफडी में। लास्ट 2 साल तक 4 से 5% के रेट्स रहे हैं। 6 महीने में वो 4% के रेट्स 7% पहुंच गए हैं। आज जो एंटायर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीमेंटली आप जो पैसा डाल रहे हैं, वो 7-7.5 मिनिमम आपको अर्न कर रहा है। मोस्ट ऑफ द हॉकिशनेस ऑफ आरबीआई, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। इन्फ्लेशन आउटलुक पीक हमको लगता है हो गया है, नीचे की डायरेक्शन दिख रहा है इंडिया, ग्लोबली, सब जगह पे। तो उसके हिसाब से हमारा कहना है कि अभी इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम में बिल्कुल बाहर नहीं रहना चाहिए, उनको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ से मार्च तक आई थिंक, या यहाँ से दिसंबर तक आप हर महीने, अगर आपका 100 रुपए डेट में इन्वेस्ट करना है तो आप 30-30-30 हर महीने इन्वेस्ट करिए। हमको लगती है कि मोस्ट ऑफ द बेरिशनेस, हॉकिशनेस इज बिहाइंड अस। हमको वनरेबिलिटी और एक्सटर्नल शॉक नहीं लगते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज प्रोबेबली आई विल स्टॉप हियर and I'll request Anant whatever questions he has and then probably open to audience. थैंक यू देवांग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपने हम सबको समझाया है कि मार्केट का क्या आउटलुक चल रहा है, करंट सिनेरियो क्या है और हमें क्या करना चाहिए। हमारे पार्टनर्स को आज पूरी गाइडेंस मिल गई कि उन्हें क्या गाइड करना चाहिए। इवन आपने मैच्योरिटीज के हिसाब से जो सुटेबिलिटी और मैच्योरिटी के हिसाब से जो टारगेटेड फंड्स बताए कि भाई 1 साल तक मनी मार्केट, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म फंड एंड देन 5 से 7 साल पे जिसे टारगेट मैच्योरिटी फंड जो आपने बोले, वो बहुत ही अच्छी गाइडेंस रही। तो इसमें देवांग जस्ट वांटेड टू नो कि सी एसेट एलोकेशन, जैसे आपने बताया कि भाई 30-30-30 करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन यही था यहाँ से कि एसेट एलोकेशन जैसे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है फॉर क्रिएटिंग एनी ऑफ द पोर्टफोलियोज फॉर क्लाइंट्स, तो उस केस में इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन बिटवीन 3 एसेट क्लास, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, करंट मार्केट सिनेरियो जहाँ पे इक्विटी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा है, तो उस हिसाब से कितना इक्विटी में रखें, कितना डेट में, कितना गोल्ड और प्रेशियस मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरे हिसाब से आई वुड नॉट बी एन इक्विटी एक्सपर्ट, मेरा एक्सपर्टीज फिक्स्ड इनकम का है, बट मैं बता सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ ओवरऑल एसेट एलोकेशन। और एसेट एलोकेशन, तो सी एसेट एलोकेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें एज ग्रुप बहुत एक मैटर करता है। जैसे आप अगर लोअर एज ग्रुप बैंड में है तो आपका बाय डिजाइन थोड़ा इक्विटी एलोकेशन हायर रह सकता है,
I am not a big fan of gold. Okay, because I think gold की बड़ी somewhere down the line I think equity and debt probably mix will help you out. So I'm not a big fan of gold. And inflation hedge जो gold पहले देता था अभी वो inflation hedge दे नहीं रहा है, because अगर आप देखेंगे लास्ट 6-9 महीने में, हाँ परफेक्ट आनंद जी, तो लास्ट 6-9 महीने में एक्चुअली सबसे बड़ा इन्फ्लेशन शॉक आया है इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, और गोल्ड हैज नॉट मैसिवली आउट परफॉर्म्ड. सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इक्विटी और डेट एलोकेशन में उसमें दो चीजें रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपका आउटलुक ऑन ग्रोथ. अगर आउटलुक ऑन ग्रोथ बहुत खराब है नियर टर्म मीडियम टर्म, तो आपको बाय डिजाइन डेट का एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए, इक्विटी का एलोकेशन कम दे, बिकॉज इक्विटी इज अ ग्रोथ एसेट. इक्विटी जब पैसा बनाता है जब आपका ग्रोथ साइकिल अच्छा हो. उल्टे तरीके से अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आउटलुक बहुत स्ट्रांग हो और तो आपको डेट में कम कर देना चाहिए, बिकॉज ग्रोथ आउटलुक अगर स्ट्रांग होगा तो बाय डिजाइन सेंट्रल बैंकर इन्फ्लेशन रहेगा इकोनॉमी में, बिकॉज हाउ डज ग्रोथ वर्क्स, इट इज लाइक इट इज सर्कुलेशन ऑफ मनी. सर्कुलेशन ऑफ मनी के हिसाब से इन्फ्लेशन ऊपर जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंकर्स विल बी फोर्स्ड टू हाइक रेट्स. सो हमारा थॉट प्रोसेस है, इट इज वेरी मैक्रो ड्रिवन. Plus a second perspective which are very important is age group and your period of investment. तो ये तीन कैटेगरीज क्राइटेरिया होना चाहिए. आज के सिचुएशन में मैं बताऊंगा अपना मेरा माइंड क्या कहता है, इज दैट आई विल एलोकेट प्रोबेबली 50 to 60, बिकॉज सी 7.5-8% पे जब इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं, आपका इक्विटी रिटर्न भी आपको पता है मार्केट में CAGR जो एंड वी हैव मेड मेनी चार्ट्स where we have always shown कि fixed income और equity over a longer term cycle, वो gap in returns is not very huge. वो क्या रहता है कि because equity एक साल में 50% हो जाता है तो value creator हो जाता है. Debt क्या है, धीरे धीरे हर साल power of compounding काम करता है, तो वो धीरे धीरे investor का पैसा बनाता है. तो how I look at things is at this point of time when इकोनॉमी आउटलुक ग्लोबली वीक है, उसका रब ऑन इफेक्ट इंडिया में आज नहीं आएगा, 6-8 महीने के बाद आएगा. तो मार्केट जो है automatically will start pricing in that weakness in growth, not today, probably 6 months hence. When interest rates have already reached at 7.5-8%, 7.5 plus पूरा cycle interest rate में और curve available है, I would have a higher allocation to debt today and probably depending on age. So if it is less than 25 years of old age, I would probably be still in 60% equity, 40% debt. But if it is 25 to 40 years, I will be probably a 50-50 mix. And if it is beyond 40 and probably beyond retirement, I will have a 80% in debt today, or less than 15-20% in equity today. So that would be my style of investing if I was in different age groups. Okay. So मेरा सेकेंड सवाल ये था देवांग जी कि जैसे आपने बताया कि 6.75% पे पिक आउट लगता है अपने रेपो रेट्स का. हाँ जी, तो उस हिसाब से ये कब तक लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई विद इन नेक्स्ट 6 months और विद इन अ क्वार्टर RBI एक्शन ले लेगा? बिकॉज जैसा आपने बोला कि भाई फोकस इज नॉट ग्रोथ एज ऑफ नाउ, फोकस इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, नॉट डोमेस्टिकली, अक्रॉस द ग्लोब. ये वाली चीज सारे सेंट्रल बैंक कर रहे हैं. तो फोकस जैसा कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन को कंट्रोल करना है टू कॉम्बैट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, तो उसमें कब तक ये कितने टाइम पीरियड तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में हम लोग ये अचीव लेवल्स पीक आउट हो जाएं ये 6.75% के? This meeting is being recorded. Hello. हाँ जी. Sorry, I think I lost you for a minute, but I understand it. आप पूछ रहे कि पीक इंटरेस्ट रेट कब आएंगे, कौन से क्वार्टर में आएंगे? टाइम लैग क्या रहेगा उसका? मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में सारे रेट हाइक्स हो जाएंगे, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबली ऑल्सो. तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लग रहा है 6.5-6.75 लेटेस्ट बाय मार्च 23 RBI रेट को पहुंचा देंगे. अगर कुछ उसके बीच में से हमको क्या लग रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि what we think is that somewhere this interest rate hikes which have happened, see 6 महीने में 300 basis rate hike not only in India, ग्लोबली भी ये पेस ऑफ रेट हाइक कभी हुई नहीं है. आप लास्ट 20-25-30 साल की साइकिल ले लीजिए, ग्रेट डिप्रेशन के पहले का टाइम ले लीजिए, यूएस में इन्फ्लेशन कब 8% आया था तब का साइकिल ले लीजिए. आई थिंक 300-400 बेसिस इन ऑफ रेट हाइक्स इन लेस देन 6 months वहां पे भी कभी हुआ नहीं है, इंडिया में भी कभी हुआ नहीं है. तो इसका इम्पैक्ट जो ग्रोथ पे आता है वो थोड़ा एक्सेलरेटेड इम्पैक्ट आएगा.
तो हमको लग रहा है ग्रोथ स्लो डाउन होगा, जिसकी वजह से ऑयल की डिमांड भी कमजोर होने लगेगी, ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगे। इनफैक्ट आप देखेंगे ऑयल का कुछ भी आवाज आता है, ओपेक पहले ऑयल सप्लाई कट कर देते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि डिमांड है नहीं इतनी। तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है कि आरबीआई विल बी फ्रंट लोडिंग। आरबीआई ने जो रेट हाइक करना है वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में कर लेंगे, और ग्लोबली भी सेंट्रल बैंकर्स एक बार सारे फ्रंट लोडिंग कर देंगे, उसके बाद वो लोग वेट एंड वॉच में रहेंगे 3-6 महीने के लिए। ओके ओके। और जिस हिसाब से डेवलप्ड नेशंस में यूएस, यूके और यूरोप में रिसेशन की बातचीत चल रही है, उम्मीद है मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट को कि रिसेशन आएगा ही आएगा, तो वो हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर डोमेस्टिक डेट मार्केट को कैसे, डोमेस्टिक यील्ड्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? तो सी मेरा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने ना इतने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल सेक्टर, जैसे मैंने आपको समझाया, हमारा ग्रोथ साइकिल बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रोथ साइकिल क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज हम लोगों ने लास्ट 2 साल में ना हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा करा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत सुधरी हुई है, डेट रिडक्शन हुआ है, कैपिटल बहुत आया है, इंडिया में बहुत फ्लोज आए थे, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि एज अ रिटेल पर्सन, ओके, मैंने 2 साल पहले जब मार्च 2020 में मुझे लाइफ की अनसर्टेनिटी थी, मुझे जॉब की अनसर्टेनिटी थी, मुझे सैलरी की अनसर्टेनिटी थी, उससे बेहतर ही हुआ है बिकॉज सैलरी ग्रोथ ठीक ठाक रहा है आपकी। इनफैक्ट आपने 2020 में, मार्च 2020 में आपने कोई भी एसेट क्लास उठा लिया हो, इनफैक्ट इंक्लूडिंग गोल्ड, आपने जो भी एसेट क्लास उठा लिया हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सब में पैसा बना है। इक्विटी, डेट, हाउस, रियल एस्टेट, जिसने जिसमें भी इन्वेस्ट करा है, रिटर्न्स विल बी डिफरेंट, बट पब्लिक ने पैसा बनाया है, तो वेल्थ इंपैक्ट इंक्रीज हुई है। मैंने कंजम्पशन एसेंशियल आइटम्स पे था, तो मैंने लास्ट 2 साल में बहुत सेविंग्स बनाई है। So that is actually led to far much more consumption. Pent up demand has continued despite high inflation, despite prices going high. We've actually not seeing slowdown in demand. Global impact मेरे हिसाब से थोड़ा लैग से आएगा। So first of all, India is slightly in a different zone as compared to the world. वर्ल्ड में भी ग्रोथ साइकिल थोड़ी बेटर ही है, और वो थोड़े टाइम तक अच्छी ही रहेगी। ग्रोथ स्लोडाउन 6 महीने बाद आएगा। इंडिया में प्रोबेबली थोड़े लैग से आएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग है September to December 2023 is where we start seeing slowdown in growth. That is when probably RBI will start looking at what is the projection for inflation and decide the future rate cycle. So global impact, global markets में अप्रैल टू जून 2023 में आएगा, हमारे मार्केट में प्रोबेबली लास्ट कैलेंडर ईयर दिसंबर 23 में लास्ट क्वार्टर में आएगा। ओके, सो जैसे आपने एफपीआई इनफ्लोज के बारे में बात करी, आई कम्प्लीटली एग्री, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज हमारे पीछे रहे हैं, मगर अभी रिसेंटली काफ़ी सुस्त इनफ्लोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि भाई उस हिसाब से जितनी पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इनफ्लोज का, उस हिसाब से नहीं रहे। तो एनी टाइम सून ये रिवर्सल, आपको कुछ उम्मीद कि भाई डेट मार्केट में वापस एफपीआई की वो लहर आ जाएगी और इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, हम लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज बात हो जाएगी? तो मेरे हिसाब से सर देखिए, अगर एफपीआई इन्वेस्टर को, ग्लोबल इन्वेस्टर को आज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन डेट मार्केट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी, बिकॉज इक्विटी इज अ ग्रोथ स्टोरी। अगर मैं यूएस यील्ड 4% पे और इंडिया यील्ड 60% पे है, ग्लोबल इन्वेस्टर यूएस यील्ड पकड़ लेगा, वो भी एक्सपेक्टेड आउटलुक है कि वो 5% जा सकती है। मैं इंडिया, यूएस और इंडिया में डिफरेंशियल 2% बहुत कम रहा है। इनफैक्ट लोग तो ऐसा बात कर रहे हैं कि वो 2%, 3% होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई को 7% रेपो रेट लेके जाना चाहिए, और गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड 8, 8.5, 9% जानी चाहिए। For the justification of credit risk basically. Just the spread between the two economies. बिल्कुल So बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग को वो पास स्प्रेड नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम लोग को उल्टा भी बुलिश भी नहीं हो जाना चाहिए कि जहां पे इन्वेस्टर ग्लोबली इन्वेस्ट इंडिया में करेंगे, जब ग्लोबल मार्केट्स उनको उनके पास Meeting is being recorded. हेलो, हाँ, we lost your last sentence, sorry. right, sorry, I think there's some problem in the link, or sorry, I'll repeat myself. So global investors India में they are allocating in various markets. At this point of time, I think a large part of their allocations will go first to developed markets. So India में जो पैसा आएगा वो मेरे हिसाब से delayed ही आएगा in fixed income. So I am not bullish on FPI investments in India debt. मेरे हिसाब से वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। उनका 2 आउटलुक रहता है, पहले करेंसी का और पहले सेकेंडली रेट्स का। रेट्स में रिलेटिवली वी आर नॉट at high. It is locally we are at high levels, not from global standards. Secondly, currency में भी थोड़ा बहुत depreciation possible है। मेरे हिसाब से 85 रुपया to dollar जा सकता है। तो I will not get bullish on FPI investments in India. FPI investments आएंगे तो वो
ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की तरह आएंगे इन वेरियस अदर फॉर्म्स, लाइक वो लोग एफपीआई कंपनीज में डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं. आई थिंक इट विल बी मोर अ प्रो ग्रोथ स्टोरी रादर देन, एंड दैट डिपेंड्स ऑन हाउ डू वी लुक एट द बजट. लास्ट 2-3 years आई थिंक गवर्नमेंट और आरबीआई ने बहुत सिंक्रोनाइज काम करा है. I am not in favor of any government, vice versa, nothing like that. I'm more talking from macro perspective only. मुझे क्या लगता है कि जो सेंट्रल बैंकर्स ने करेंसी का हम लोग ने बहुत करेंसी अप्रिशिएट करने नहीं दी. हम लोग को बहुत पैसा आया था लास्ट ईयर, लेकिन हम लोगों ने 70 के नीचे रुपए को जाने नहीं दिया. इसीलिए हमारा डेप्रिसिएशन कम हुआ है, बिकॉज हम लोग रिलेटिवली, बिकॉज वी नेवर अप्रिशिएटेड, दैट इज व्हाई वी हैव डेप्रिशिएटेड लेस. दूसरी चीज, आई थिंक गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फिस्कल इम्पेटस करा है. फिस्कल इम्पेटस का मतलब क्या रहता है? गवर्नमेंट ने खर्चा कर करके ग्रोथ लेके आए. एक गवर्नमेंट बोरो क्यों करता है? उनका टैक्स कम हो और उनकी आमदनी कम हो और उनका खर्चा ज्यादा हो. गवर्नमेंट खर्चा करता है, उनके टैक्स इज देयर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. उसमें जो डिफरेंस है वो बोरोइंग के थ्रू फंड करते हैं. गवर्नमेंट ने क्या करा इस टाइम? बोरोइंग ज्यादा कर ली और उसको खर्चा करा है ग्रोथ रिवाइवल के लिए. वो जब इमरजेंसी स्कीम्स, इंश्योरिंग के कहां पे भी खड्डा आए नहीं, देश की गाड़ी चलती रहे. तो वो अगर फिस्कल इम्पेटस वो कंटिन्यू करते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ग्रोथ आउटलुक विल नॉट सिग्निफिकेंटली डिटर एंड हेंस पैसे आ सकते हैं इंडिया में. तो आई वुड लुक एट एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स मोर एज अ सोर्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड फिस्कल मेजर्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट rather than investment in debt market. Debt market में भी थोड़ा टाइम है. ओके ओके. और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा देवांगी कि अभी लास्ट मंथ तक सब कुछ ठीक था. इंक्लूजन ऑफ आर बॉन्ड इंडेक्स, बॉन्ड्स की बात करें अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, कि जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में हम लोगों की इंक्लूजन है. सो देयर वाज वहाँ पे बहुत उम्मीदें थी कि भाई अगर वो इंक्लूड हो जाएगा तो फिर काफी अच्छा रहेगा एंड इनफ्लोज बढ़ जाएंगे उससे, क्योंकि बॉन्ड इंडेक्स को लेके, जो कि कहीं ना कहीं स्टॉपेज एक आ गया है. एक उम्मीद ये आ रही है कि भाई नेक्स्ट ईयर शायद वो होगा. तो होने से क्या हो सकता है और नहीं होने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो प्लीज. जी, नहीं होने से तो आपने जो बोला वो बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड दैट 20-30 बिलियन ऑफ फ्लोज, बिकॉज वो अगर फ्लो आ जाते हैं तो थोड़ी करेंसी पे राहत आ जाती है. सेकेंडली थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है. तो नहीं आने पे वो आई थिंक थोड़ा आउटलुक ऑन करेंसी विल रिमेन वीक फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. एज आई टोल्ड यू, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई नहीं थी ज्यादा. हमारी करेंसी इन द लास्ट 5 years हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी. आप आईएनआर का चार्ट देख लेंगे एज कंपेयर्ड टू डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स. आप कोई भी इमर्जिंग मार्केट एशिया में ले लीजिए, अफ्रीका में ले लीजिए, आप पिकअप कर लीजिए, डेवलप्ड मार्केट्स में आईएनआर हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज. सो करेंसी डेप्रिशिएशन थोड़ा बहुत रहेगा. सो आई थिंक the non-coming of flows जो नहीं आ रहे हैं because of FPI inclusion will have impact on one is currency. Secondly, थोड़ा borrowing program हमारा ज्यादा है because as I मैंने समझाया गवर्नमेंट की कोविड की वजह से वो लोग ने थोड़े बेनिफिट्स दिए थे, टैक्स रेवेन्यू थोड़ा कमजोर रहा था बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक थी. तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम था, आमदनी कम थी, खर्चा ज्यादा था, तो उन्होंने बोरिंग बहुत करके रखी हुई है. बोरिंग, गवर्नमेंट बोरिंग जब ज्यादा बढ़ जाती है तब इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ जाते हैं बिकॉज आपका सप्लाई बहुत ज्यादा है. तो उसके वजह से I think government bond yields have been higher. When FPI investment comes and buys those bonds, that actually leads to benefit of in the bond markets. तो उसकी yields नीचे आ सकती है. तो हमारा understanding है कि benefit of inclusion would have been reduction in bond yields and stability in rupee. Bond yields नीचे आ जाएगी और थोड़ी currency को राहत मिलेगी. This is good for us. Very good for us. कब तक आएगा? आई थिंक मार्च और नेक्स्ट ईयर में, जहां पे see at this point time as I explained you कि इंडिया इज नॉट अ रिलेटिव बाय एज कंपेयर्ड टू ग्लोबल मार्केट्स. तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारी बॉन्ड डील्स रिलेटिवली इतनी अच्छी नहीं है. तो मुझे क्या लगता है, आई थिंक गवर्नमेंट विल प्रोबेबली वंस यूएस रेट स्टार्ट टेपरिंग ऑफ, नीचे आने शुरू हो जाएंगे. यूएस रेट अभी 4% पे है, 10 year यूएसटी 4%, और सब लोग बात कर रहे हैं 4.5 नहीं है, 4.20 हो गया है. और यूएसटी 4.50-5 के बीच में जाएगा 10 year यूएसटी. So जब वो नीचे आने शुरू हो जाएगा and when we go to that 3 handle on UST, I think that is when probably we will start seeing inclusion talks again. जहाँ पे ग्लोबल बॉन्ड इंक्लूजन में इंक्लूड हो जाएंगे, तभी रिलेटिवली इंडिया बॉन्ड्स भी अच्छे लगने लगे. बिकॉज 10 year अगर यूएसटी 3.5 पे है और अपना 10 year 7.5 पे है, तो वापस 400 बेसिस इंटरेस्ट रेट भी जस्टिफाई हो जाएगा और पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे. तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा डिलेड है 6-8 महीने में, लेकिन वो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन 6-8-9 महीने में होना चाहिए. Okay. So thank you Devang for
बताने के लिए, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मेरे। सो श्रेया, आई थिंक वी कैन ओपन द सेशन फॉर नेक्स्ट 10 minutes फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स। Thank you, Devang ji. I request all the participants, if you have any question, you can ask. I request all the participants, if you have any question, you can ask through chat box. Sure, there is one query. Praveen Kumar जी का क्वेश्चन आया है, where we can invest for 25-year duration. So देवांग, ये 25 साल के लिए 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, 25 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये गाइडेंस चाह रहे हैं कि किस कैटेगरी में 25 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से 2 करोड़ को इन्वेस्ट करा जाए। अगर इन्वेस्टमेंट बीच में वो निकालना नहीं चाह रहे हैं तो 2050 के जीसेट फंड्स, रोल डाउन फंड्स है मार्केट में। टारगेट मैच्योरिटी निवेश लक्ष्य करके एक फंड था, आई थिंक कॉम्पिटिटिव एएमसी, निपॉन एएमसी के थे। आई थिंक स्पेसिफिकली ऑल दीज कैटेगरी ऑफ फंड्स विच आर लॉन्ग ओनली फंड्स, जहाँ पे 20-25 साल का ड्यूरेशन है और उसमें आप इंटरेस्ट रेट व्यू नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, 8% की यील्ड आ गई है, तो 8% की यील्ड पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है। बट दिस शुड बी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 5 to 7 years। आई थिंक सर ने लिखा हुआ है, प्रवीण जी ने, कि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 साल ही है, तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं दिख रही है। बट फॉर जनरल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, दीज लॉन्ग ओनली फंड्स, you should not invest if your investment horizon is below 5-7 years। 5-7 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन चाहिए, तब जाके लॉन्ग ओनली फंड में, अदरवाइज शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन। थैंक यू। देवांग, सेकंड क्वेश्चन हमें आया है प्रवेश जी से। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही समय है डेट फंड का शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से? तो जैसे आपने बताया कि भाई डेट फंड इज एवरी टाइम ऑफ काइंड ऑफ मार्केट, मतलब इन द सेंस कि कभी भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जैसे आपने 1 साल का बताया, तो आई एम श्योर यू विल स्टिक टू योर पॉइंट कि 1 साल के हिसाब से मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट आज के टाइम से कर लेना चाहिए। एम आई राइट? हाँ जी। सो जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट है ना, तो आपने एकदम सही एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन सी सेबी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है इन्वेस्टर्स के लिए। So and I genuinely like this introduction of all these category of funds, because वो खुद सेबी ने क्या बोला हुआ है उन्होंने, कि आपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका 1 दिन का पैसा है तो आप ओवरनाइट फंड में डालिए, अगर आपका 90 दिन का पैसा है तो आप लिक्विड फंड में डालिए, अगर आपका 1 साल तक का पैसा है तो आप मनी मार्केट फंड में डालिए, 1 से 3 साल का पैसा है तो आप शॉर्ट टर्म फंड में डालिए। तो उन्होंने ही ड्यूरेशन बकेट्स करके रखी हुई। तो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन देखें, उसका इन्वेस्टर होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो सर ने पूछा कि जैसे हमको 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट होराइजन है हमारा, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मनी मार्केट कैटेगरी फंड्स मेक्स द मोस्ट सेंस। और इन्होंने शॉर्ट टर्म लिखा है, एक्चुअली इन्होंने पर्टिकुलरली टेन्योर नहीं लिखा। और अगर 2 से 3 साल के हिसाब से अगर कोई देख रहे हैं तो फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म। हाँ जी, तो 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म और बिलो 1 ईयर मनी मार्केट फंड्स। ओके, थैंक यू। एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है हमारे चैट बॉक्स में, देवांग जी, राजेश जी ने भेजा है। थैंक यू राजेश जी फॉर इट। सर ने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, धन्यवाद। तो देवांग जी, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो मैंने भी ये बोला कि आपने बहुत सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को ये सारी चीजें समझाई हैं कि क्रूड का, करेंसी का, ग्लोबल मार्केट सिनेरियो का हमारे बॉन्ड्स पे या डेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये तो है। तो श्रेया, देयर इज एनी अदर क्वेरी तो प्लीज एक बार बताइए। Sir, there is no more question. ओके, सो थैंक यू देवांग जी। आपने, अगेन मैं बोलूँगा, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई और हमें काफ़ी ज्ञान मिला है इस सेशन से। आई एम श्योर मेरे पार्टनर्स को भी मिला होगा। थैंक यू, एंड थैंक यू निवेश टीम, एंड थैंक यू टू एवरीवन। प्लीज स्टे सेफ और एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाकी हमारे सारे दर्शकों को भी। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
Thanks, Mr. Devang ji, for joining and sharing his wonderful thought with our audience today and giving us his valuable time. Thank you so much, Mr. Devang ji. I would also like to thank Mr. Anand Sharma for connecting with us and making this session interactive. It was really a pleasure to have you both with us. Thank you, Shreya. Thank you, Shreya. Happy Diwali. All for today's event. I would like to thank everyone for joining this session. The recording will be shared soon. Okay, bye. Happy Diwali.